हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री, a graduate from IIT Roorkee. I have been teaching students since last 14 years. I have taught lakhs of students online and thousands of students offline at Kota as well. I was HOD at Bansal classes as well, right? So guys, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम वन शॉट देखने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जो सीक्वेंसिंग हम लोगों ने फॉलो किया है वो प्रॉपर्ली एनसीईआरटी का फॉलो किया है। तो आप सभी क्या करना है, आप सभी को सबसे पहले फुल जोश में लाइक कर देना है, ठीक है? बहुत मज़ा आने वाला है आप सभी को। और क्या करना है, अपनी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, ठीक है? तभी मज़ा आएगा, तभी, क्योंकि सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू वर्क विद अस, है ना? साथ साथ काम करना पड़ेगा। तो बच्चों, ये जो चैप्टर होता है ना एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे एक या दो क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं जेईई में, और बोर्ड्स में तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते ही हैं। तो अब देखो, हम बात करते हैं तो क्या इसका तरीका होता है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में भी एल्डिहाइड कीटोन पहले दिया हुआ है एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो बहुत डिटेल में नहीं है, तो उसके क्वेश्चंस भी बहुत डिटेल में आते नहीं है, राइट? तो बच्चों, सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन देखना है। ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग समझिए, एल्डिहाइड कीटोन का पहले प्रिपरेशन देखना है, फिर उनकी रिएक्शंस देखनी है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, विल सी दैट। फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन देखेंगे और उसकी रिएक्शन देखेंगे। तो पूरे जो ये लेक्चर है, इसके पार्ट आप देख सकते हो ना कितने होने वाले हैं, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कि भाई जो एल्डिहाइड कीटोन होता है, पहली चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए कि जो ये एल्डिहाइड कीटोन है, इसमें हमारी पोलैरिटी बहुत हाई होती है। एल्डिहाइड कीटोन्स हैव वेरी हाई पोलैरिटी, ये पॉइंट लिख लेना, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स इसको मिस कर देते हैं। हाई पोलैरिटी यानी जो कीटोन और एल्डिहाइड होता है, इसका पोलैरिटी अल्कोहल से ज्यादा होता है। लिख लीजिएगा, इट इज मोर पोलर देन अल्कोहल, यानी इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, इट इज मोर देन अल्कोहल। द रीजन इज फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ये जो पर्टिकुलर एक तरह का आयन है जिसमें प्लस भी है माइनस भी है, इस पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वैसे आपको दिखने में यहाँ रेजोनेंस लगेगा नहीं, लेकिन ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर माना जा सकता है और एनसीईआरटी में मेंशन भी है प्रॉपर्ली। तो इसकी वजह से, इसके कंट्रीब्यूशन की वजह से पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अपने को पता होना बहुत ज़रूरी है कि एल्डिहाइड कीटोन्स आर मोर पोलर देन अल्कोहल्स। उसके अलावा नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, नेमिंग की बात करते हैं। देखो, नेमिंग बहुत सिंपल होती है एल्डिहाइड कीटोन की। एल्डिहाइड में लास्ट में अल लगता है, इसमें ओन लगता है। एक दो खास केसेस होते हैं जो हमको नॉमेनक्लेचर में पता होने चाहिए और कुछ कॉमन नेम हमें पता होने चाहिए। एक हमें कॉमन नेम ये आईपीसी नेम ये पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रूल। जब दो से ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, जैसे आप देख सकते हो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ 2 से अधिक हैं। जब 2 से अधिक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बच्चों होते हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में जो पेरेंट चेन है हम किसको लेते हैं, ये हमारी पेरेंट चेन हो जाती है। और पेरेंट चेन में ये जो कार्बन्स है ना, इन कार्बन्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, जब 2 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक पेरेंट चेन से जुड़े हैं, तो उन कार्बन्स को पेरेंट चेन में नहीं लिया जाता, क्योंकि उनको हमें इक्वल प्रायोरिटी देनी होती है, इन ऑर्डर टू गिव देम इक्वल प्रायोरिटी। तो भाई बात समझ में आई क्या? अब इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा? इसका नाम आएगा बच्चों सबसे पहले प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स है। इसके बाद आएगा 1, 2, 3, और यहाँ पे अब हम अल नहीं लिख सकते, क्योंकि अल हम तभी लिखते जब यहाँ पे कार्बन पेरेंट चेन का हिस्सा होता। तो इसका नाम जो होगा, इसमें स्पेशल सफिक्स का यूज होगा, इसको बोलेंगे ट्राई कार्बेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्राई कार्बेल्डिहाइड। साथ साथ में लिख लेना, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये खास बात है। नॉर्मल चीज़ें हम नॉर्मल तो यार आप कर ही लोगे साथ साथ, मतलब जो कुछ खास पॉइंट्स हैं वो मैं ज़रूर बताऊंगा। उसके अलावा कुछ कॉमन नेम्स होते हैं जो अपने को पता होने बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे कुछ कॉमन नेम्स दिए हुए हैं, ये एनसीईआरटी वाली ही लिस्ट है। इसमें कुछ खास नाम है जो एग्जाम में आ भी रखे हैं, जैसे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है मेसिटिल ऑक्साइड। मेसिटिल ऑक्साइड जो है बच्चों, ये मैंने बताया भी था, एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, जिसमें एनसीईआरटी का रिवीजन करा रखा है। देयर इज अ वीडियो जिसमें मैंने एनसीईआरटी को 1 शॉट में 1 आवर में रिवाइज करा रखा है। तो पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करा रखी, उसके अंदर ये जो कॉमन नेम है इसको मैंने लिस्ट किया था, और भगवान की दया से यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है? उसके बाद आया था, पहले नहीं, बाद में आया था। तो मेसिटिल ऑक्साइड कुछ ऐसा होता है बच्चों। और एल्डिहाइड कीटोन की जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में बच्चों ये बनता है जब एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं हम, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, तब ये बनता है। अब ये तो एल्डोल में समझ में आएगा कि ये कैसे बनता है, लेकिन मेसिटिल ऑक्साइड आ भी चुका है। उसके अलावा तो ध्यान से देखिए, ये इसका कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम भी कई बार आ जाते हैं। उसके अलावा कुछ और नाम हमें पता होने चाहिए, कि जैसे अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल सिंगल कार्बन होता है, तो हम यूज़ करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो
तो यहाँ जो प्रीफिक्स यूज होता है वो फॉर्म यूज होता है। अगर यहीं पे हम एक और कार्बन ले बच्चों, तो यहाँ पे इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ यूज होता है फॉर्म का, यहाँ पे यूज होता है एसिड का, एसिड नहीं एसिड, फॉर्म एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इसके बाद अगर हम 3 कार्बन्स की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे इसमें आ जाता है प्रोपायो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोपायन एल्डिहाइड आ जाता है, प्रोपायो प्लस एल्डिहाइड, उसमें एन लग जाता है बीच में, तो प्रोपायन एल्डिहाइड आ जाएगा इसके अंदर। नॉर्मल में प्रोपेनल होता, पर यहाँ पे प्रोपायन है, प्रोपायन, समझ रहे हो। अब इसके बाद अगर हम बात करें 4 कार्बन्स की, तो 4 कार्बन्स में बच्चों यहाँ पे आ जाएगा ब्यूटिर, इस तरीके से ब्यूटिर एल्डिहाइड। तो यहाँ पे अलग अलग, तो फॉर्म एसिड, प्रोपायन एल्डिहाइड, ब्यूटिर एल्डिहाइड। तो ये टर्म्स यूज कहाँ पे होते हैं, ब्यूटिर, एसिड, फॉर्म, ये कॉमन नेम्स में यूज होते हैं, आईपीएससी के लिए नहीं है। तो बच्चों ये सब चीजें ध्यान में रखो। उसके अलावा कुछ और नाम अपने को पता होने चाहिए, जैसे कि ये वेलेरल्डिहाइड, एक्रोलिन हो गया, थेल्डिहाइड हो गया, और यस दैट इज हाउ, ये कुछ नाम अपने को क्लियरली पता होने चाहिए। चलो अब इससे आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ध्यान से देखिए सभी के सभी, यहाँ पे हमारे सामने जो बन रहा है ये है हमारा शो स्टॉपर, ठीक है, ये लीडर है, इसको हमें बनाना है। इसका नाम क्या होता है बच्चों, बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड को बनाने के वेरियस मेथड्स हैं, ठीक है, ये सारे मेथड्स एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, इनको नोट भी कर लेना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है बेंजोइल क्लोराइड, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये होता है बेंजोइल क्लोराइड। इसका नाम साथ साथ बोलना, बेंजोइल क्लोराइड। जितना डीप में एंगेज करोगे मॉलिक्यूल से, उतने ही आपके अच्छे दोस्त बन जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अच्छा कमांड करने के लिए सबसे जरूरी है उनसे दोस्ती करना, तो दोस्ती करो भैया बढ़िया से। तो यहाँ पे अगर आपको एल्डिहाइड लगाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना होगा, जिसके लिए एक रिएक्शन होती है जिसमें हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं। H2 पैलेडियम के साथ हम यहाँ पे BSO4 यूज कर सकते हैं, बेरियम सल्फेट। और ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन होती है बच्चों, इसका नाम होता है रोजनमंड रिडक्शन। इसका नाम क्या होता है, रोजनमंड रिडक्शन। तो रोजनमंड रिडक्शन में कार्बन हेलोजन का सिग्मा बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड नहीं टूटता है। तो इस तरीके से ये हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्टाइरीन से, ये है स्टाइरीन, बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड को बोलते हैं, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2 को बोलते हैं स्टाइरीन। और स्टाइरीन में अगर मुझे बेंजल्डिहाइड बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, यस, ओजोनोलाइसिस करना होगा। तो आप में कुछ बच्चे साथ साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, खुद भी सोच सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली बच्चे इसको पढ़ रहे हैं वो साथ साथ रिवीजन ही तो कर रहे हैं, तो रिवीजन करने के बहुत ही अमेजिंग मेथड है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हमें साइनाइड से CHO बनाना है, साइनाइड से CHO बनाने के बच्चों 2 मेथड्स होते हैं। वन ऑफ द रिएक्शन इज स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन में स्टीफन में भी SN होता है, यहाँ पे भी SN होता है। तो स्टीफन को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि स्टीफन में SN होगा, ठीक है। तो यहाँ पे SnCl2 प्लस HCl जो है, जब ये लेते हैं और फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं, देन हमारे पास रिडक्शन हो जाता है। कैसे हो जाता है, पहले ये C ट्रिपल बॉन्ड N जो है ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N में कन्वर्ट होगा, ट्रिपल बॉन्ड N पहले कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड N में, और फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस जब होता है तो बच्चों C डबल बॉन्ड N टूट जाता है, जिसकी जगह पे C डबल बॉन्ड O आ जाता है। तो यहाँ पे यू गॉट द पॉइंट कि RCN सबसे पहले रिडक्शन होके RCH डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट होगा, देन फर्दर इट विल बी हाइड्रोलाइज्ड, क्योंकि इसके बाद हाइड्रोलिसिस भी होती है। साइनाइड को इसमें कन्वर्ट करने का देयर इज वन मोर मेथड, जो होता है रिएजेंट, स्पेशल रिएजेंट डाइबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डिबाल H भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो डिबाल H भी सेम फंक्शन करेगा। सिमिलरली जो डिबाल H है या डाइबाल H, एस्टर को भी वो कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। एस्टर जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये एस्टर विल बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड। बात समझ में आई क्या सभी को। अब उसके बाद मान लीजिए हमें ये अल्कोहल दिया है और अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना मतलब ऑक्सीडेशन करना। अब ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं करना है, पार्शियल करना है, जिसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है जिसको बोलते हैं PCC, दैट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो बहुत ही अच्छी यील्ड देता है एल्डिहाइड पे, रिएक्शन एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाती है। अगर हमें 2 क्लोरीन हटा के डबल बॉन्ड O लगाना है तो नेचुरली इसमें हाइड्रोलिसिस करना होगा। हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे Cl जो है ना बच्चों, क्लोरीन, ये रिप्लेस होके इनकी जगह पे आएंगे 2 OH, एंड जब यहाँ पे 2 OH आएंगे बच्चों तो व्हाट विल हैपन इज, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते नहीं है, तो यहाँ से H2O निकाल दोगे, एक से H ऑक्सीजन से और दूसरे कार्बन से OH, एंड यू विल फॉर्म डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे अगर एक कार्बन पे 2 हेलोजन है, देन ऑल्सो यू कैन डू दिस। इसके अलावा अगर बेंजीन से CHO लगाना है, बेंजीन पे अगर CHO लगाना है बच्चों,
तो एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन नहीं, गेटरमैन कोच। तो यहाँ पे CO प्लस HCl और साथ में AlCl3 लिया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl। अब गेटरमैन कोच में खास बात क्या है, एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा। गेटरमैन कोच में ये लिखा होता है, और कोच में अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे CHO आपको दिख जाएगा। कोच में क्या दिख जाएगा, CHO दिख जाएगा। तो नॉर्मल गेटरमैन रिएक्शन में और गेटरमैन कोच में आपको डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा कि गेटरमैन कोच जो है इसके अंदर CHO यू विल फाइंड। गॉट इट बच्चों? सो दैट इज द ट्रिक ऑफ गेटरमैन कोच। CO प्लस HCl से भी आपको CHO मिल जाएगा एंड यू विल गेट दिस। अब अगर मुझे यहाँ पे टॉल्यूइन से यहाँ पे ये बनाना है, यानी CH3 हटा के CHO लगाना है, तो भी मुझे ऑक्सीडेशन करना होगा। ऑक्सीडेशन करने के लिए बच्चों देयर आर 2 पाथवेज। या तो मैं CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CH2 ले सकता हूँ, कार्बन डाइसल्फाइड यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, CrO2 Cl2 होता है, जो इसको पार्शियली ऑक्सीडाइज करता है, पूरा ऑक्सीडाइज नहीं करता। ठीक है, पूरा ऑक्सीडाइज करना है तो फिर तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हमें स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो वन ऑफ द रिएजेंट विच यू कैन टेक इज दिस। उसके अलावा दूसरा रिएजेंट क्या ले सकते हो, वो आप ले सकते हो बच्चों CrO3 यानी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ आप ले सकते हो एसिटिक एनहाइड्राइड को, एंड उसके बाद हाइड्रोलिसिस भी होता है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस भी होता है। पहले यहाँ पे बेंजीन पे जो CH है यहाँ पे डाई एसीटेट बन जाता है, टॉल्यूइन डाई एसीटेट टाइप की चीज़ बन जाती है, और फर्दर हाइड्रोलिसिस होकर हमें CHO मिलता है। तो ओवरऑल ये मेथड समझ में आ रहे हैं क्या, यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शंस हैं? होपिंग दैट आप सभी ने समझ ली होंगी, देख ली होंगी। अब इसके बाद हम देखने वाले कीटोन्स का प्रिपरेशन। प्राइमरीली उन्हीं मेथड से, कई मेथड से कीटोन भी बन जाता है, लेकिन देयर आर सम स्पेशल मेथड्स एज वेल। जैसे कि ये तो नॉर्मल मेथड है, इसमें तो ये OH का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, तो जिसके लिए आप PCC यूज़ कर सकते हो, या आप कॉपर हीट कर सकते हो, या आप CrO3 CH2Cl2 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ CH2Cl2 का भी यूज़ कर सकते हो। यानी जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनका यूज़ करके यहाँ पे इसको कीटोन तक रोका जा सकता है। एक और मेथड जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है डाई एल्काइल कैडमियम, जो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें रिएक्शन होगी, और CH3 ट्वाइस कैडमियम को इफेक्टिवली तुम CH3 माइनस कंसिडर कर सकते हो, जिसमें रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी जब एक हेलोजन निकलेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की दिक्कत क्या है, अगर मैं यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेता हूँ ना, तो रिएक्शन को यहाँ पे स्टॉप करना डिफिकल्ट हो जाएगा, रिएक्शन आगे भी बढ़ती जाएगी, है ना, रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी, आगे चल जाएगी। तो इसलिए डाई एल्काइल कैडमियम वाला मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिएक्शन स्टॉप हो जाती है एट कीटोन स्टेज। तो लिख लेना, इन डाई एल्काइल कैडमियम रिएक्शन स्टॉप्स एट दिस स्टेट। अब उसके बाद अगर हमारे पास साइनाइड है और साइनाइड से हमें ये बनाना है, तो इसमें हम ग्रिग्नार्ड का यूज़ कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड में हम CH3 MgBr लें फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो CH3 MgBr को इफेक्टिवली आप ये मान सकते हैं, कार्बन पे डेल प्लस है, N पे डेल माइनस है, ये जो माइनस प्लस है अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन के बाद बॉन्ड बनेगा, एक नया बॉन्ड बनेगा तो एक पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना, तो जैसे स्टीफन्स में हुआ था, फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है जिसमें C डबल बॉन्ड N कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड O में। सो बच्चों दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। इस तरीके से ग्रिग्नार्ड और साइनाइड भी आपस में रिएक्शन करके ये बना सकते हैं। अगर मुझे बेंजीन पे COCH3 लगाना है, तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम सभी को पता होना चाहिए बच्चों, इसका नाम होता है एसिटोफिनॉन। इसका नाम होता है एसिटोफिनॉन। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अच्छा भाई, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे वन शॉट मैं बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, तो सारे के सारे वन शॉट आप देख सकते हो। इन वन शॉट्स के अलावा जो कंसेप्ट वीडियोस हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे बहुत सारे वीडियोस, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, काफ़ी साल पहले बनाए हुए हैं, लेकिन कंटेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट आज भी JEE में वही पूछा जाता है, कोई डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ पे अगर आपको ये लगाना है तो बच्चों इसमें आप क्या कर सकते हो, CH3COCl के साथ AlCl3 यूज़ कर सकते हो, CH3COCl के साथ AlCl3 यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा और भी तरीके होते हैं। तो CH3COCl में क्या होता है, CH3COCl अगर हमारे पास है बच्चों और AlCl3 हमारे पास है, तो व्हाट हैपेंस इज यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाता है, और ये Cl नेगेटिव को कौन ले जाता है, AlCl3 लुईस एसिड उसको कैप्चर कर लेता है, जिससे हमारे पास एक आयन बनता है। वो आयन कुछ ऐसा होता है CH3CO पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो असाइलम आयन बना, इसको आप डायरेक्टली बेंजीन के ऊपर लगा सकते हो। तो इन सबसे हमें कौन सा आयन मिलता है, असाइलम आयन बनता है। और असाइलम आयन जो है बच्चों, ये रीअरेंजमेंट नहीं कर पाता है, इट विल नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो रीअरेंजमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि क्यों नहीं कर पाता है, चलो एक बार कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे जरूर बताना। ठीक है, और जो जो इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं बच्चों, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन राइट नाउ। यस,
फुल पावर, फुल जोश, हाउस द जोश, अपना जोश शो करें बाय कमेंटिंग एंड बाय बाय योर लाइक्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं, एक साथ कराई जा रही हैं। अब आप ही सभी बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या लगता है कि इसमें कुछ और मेथड्स हैं? देयर इज़ वन मोर मेथड जिससे हम COCH3 लगा सकते हैं, जिसमें हम एसिटिक एनहाइड्राइड का भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों। ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, अगर हमने ये यूज़ किया तो भी काम हो जाएगा। अब इसके अलावा क्या कोई और मेथड है COCH3 लगाने का? यस बच्चों, देयर इज़ वन मोर मेथड। इन सब में देखो COCH3 अलग से दिख जाता है, एसिटाइल ग्रुप अलग से दिख जाता है। देयर इज़ वन मोर मेथड जो होता है जिसमें एसिटिक एसिड ले सकते हो विद इन द प्रेजेंस ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज H3PO4। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में अगर आप लोगे तो ये भी काम कर जाएगा। चलो बच्चों, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना ही है कि देखिए अल्कोहल जो होता है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली ज़्यादा ही होता है, जैसे प्रोपेनॉल है, इन सब का मोलिकुलर मास लगभग कंपैरेबल है, सिमिलर है, लेकिन सबसे कम ब्यूटेन में है, फिर मिथॉक्सी इथेन में है। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो जितना पोलैरिटी बढ़ती जाएगी, जितना डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। पहला फैक्टर होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास, लेकिन अगर वो सिमिलर है तो हमें उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपेयर करनी होंगी। लेकिन प्रोपेनॉल में तो एच बॉन्डिंग आ गई ना यार, एच बॉन्डिंग आ गई, तो ऐसे केस में ये अल्कोहल्स आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड होंगे, तो इनको ब्रेक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए इन सब में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो अल्कोहल का होता है, फिर अपना एल्डिहाइड कीटोन्स का होता है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन का रिलेटिवली थोड़ा सा अधिक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ जी हाँ बच्चों, अब हम आ गए हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शंस पे। देखो एल्डिहाइड कीटोन्स की जो रिएक्शंस होती हैं फंडामेंटली वो ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो लिख लीजिए सभी के सभी, प्राइमरीली दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, प्राइमरीली दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास ये एल्डिहाइड है और हमारे पास ये कीटोन है, तो इसका जनरल मैकेनिज्म हमें पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, तो आप सभी देख सकते हो कि यार ये जो कार्बन है ना, इनके पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन अवेलेबल है। तो एल्डिहाइड कीटोन के पास एक ऐसा कार्बन अवेलेबल है जिस कार्बन पे डेल्टा प्लस बहुत अच्छा है और माइनस को प्लस ही तो चाहिए। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोफाइल यह न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है। एडिशन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है और पाई बॉन्ड ब्रेक होके एडिशन होने के चांस बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, वो यहाँ अटैक करेगा, जिससे एक नया बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड टूट जाएगा। सिमिलरली अगर ऐसी ही रिएक्शन यहाँ करें तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट बनाता हूँ तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ वो माइनस आया, सिमिलरली यहाँ पे भी आया। अब पहला क्वेश्चन जो इसमें बनता है ना बच्चों, वो बनता है कंपेयरिंग द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब उसमें क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आपसे पूछ सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बताओ, या आपसे पूछ सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रेट क्या रहेगा, आपसे पूछ लेगा ये साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन का रेट क्या है, यानी स्पेसिफिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, पर ऑर्डर तो वही आएगा ना भाई। तो अगर हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ऑर्डर आता है तो जितनी भी रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी उन सब में हमें अलग अलग चेक नहीं करना, इसी कॉन्सेप्ट से काम हो जाएगा। तो पहली चीज तो इन जनरल जो हम कह सकते हैं, यहाँ पे एल्डिहाइड्स का रिएक्टिविटी बच्चों कीटोन से ज्यादा होता है। इन जनरल एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो इस बात को लिख लेना, इन जनरल एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अटैक होना आप खुद ही देखिए, अटैक होना यहाँ कहाँ फेवरेबल है, जहाँ डेल प्लस की वैल्यू ज्यादा है। अब यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे आर डैश है। आर डैश जो है बच्चों वो क्या शो करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन शो करेगा, प्लस आई शो करेगा, जिस कारण आप ही सोचिए यहाँ डेल प्लस का वैल्यू बढ़ेगा या कम हो जाएगा। सोचिए सभी के सभी, अभी प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो पहला रीजन जो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी का है वो है मोर डेल्टा प्लस। मोर डेल्टा प्लस इज वन ऑफ द रीजन। सेकंड रीजन क्या है भाई, सेकंड रीजन क्या है, व्हाट इज द सेकंड रीजन? सेकंड रीजन है लेस क्राउडिंग, लेस हिंड्रेंस भी बोल सकते हैं, लेस हिंड्रेंस। तो यहाँ पे आप देखिए सभी के सभी कि यहाँ पे ओवरऑल हिंड्रेंस कम है, हाइड्रोजन है, छोटू है, यहाँ पे छोटू को तो कोई भी चाटा मार के आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। एंड कोई बच्चा अपने दिल पे मत लेना इस बात को, ठीक है। आप में से किसी का नाम छोटू हुआ तो टेंशन में ले ली कि सर मेरा नाम तो छोटू है।
अरे नहीं, मजाक की बात है, आप समझो, ठीक है। इसको हर चीज़ को दिल पे नहीं लेते। हर चीज़ को अगर इस दुनिया में दिल में लोगे ना तो बेटा फिर तो जीना डिफ़िकल्ट ही हो जाएगा, ठीक है। तो हर चीज़ को खुद से पर्सनली लेना विल मेक योर लाइफ लाइक अ हेल, ये ध्यान रखना, ज़िंदगी में परेशान हो जाओगे। तो इस बेसिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। उसके अलावा तो अब जैसे एक ऑर्डर है, जैसे सिंपल एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर मैं आपको शेयर करता हूँ। जैसे यहाँ पे CH3CHO है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रिएक्टिविटी जो है ये इसकी ज़्यादा होगी, इससे भी ज़्यादा रिएक्टिविटी अगर मैं बात करूँ तो HCHO की होगी। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी, लेकिन इनसे कम रिएक्टिविटी किसकी है बच्चों? इनसे कम रिएक्टिविटी होती है बेंजल्डिहाइड की। क्यों कम होती है सोच सकते हो क्या? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में एवरीवन कि व्हाई बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव, क्यों कम रिएक्टिव होता है? क्योंकि बेंजीन क्या शो करता है बच्चों? बेंजीन रेजोनेंस करके प्लस एम शो करता है। तो ड्यू टू प्लस एम इज अ मोर पावरफुल इफेक्ट देन प्लस आई, हेंस दैट इज द रीजन कि यहाँ पे इसके प्लस एम की वजह से क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी कम हो रही है। उससे भी कम रिएक्टिविटी किसकी होती है बच्चों? कीटोन्स की होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रिएक्टिविटी कम किसकी है? जो कीटोन्स हैं उनकी और भी लेस रिएक्टिविटी, जैसे कि एसीटोन हो गया, जैसे कि हमारे पास एसिटोफिनॉन हो गया, इन सब की रिएक्टिविटी और भी लेस होती रहती है। तो आप समझना, जितना कीटोन की तरफ जाते जाएंगे उतना रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, जितने बेंजीन्स बढ़ते जाएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। इसी से एसोसिएटेड क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा कर लेता है कि जैसे एसिटोफिनॉन है और यहाँ पे एक बार नाइट्रो ग्रुप दे दिया, एक बार क्लोरीन दे दिया, एक बार OCH3 दे दिया, इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कभी NO2 कभी क्लोरीन। तो रेट कंपैरिजन किस चीज़ से करोगे? व्हाट इज द फैक्टर बाय विच यू विल कंपेयर? सीधा इन तीनों में फंडामेंटल डिफरेंस आएगा, ये इस कार्बन का, इस पे जो डेल्टा प्लस है उसका डिफरेंस आएगा, ग्रेटर द डेल्टा प्लस मोर द रिएक्टिविटी, उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यू गॉट द पॉइंट बच्चों? तो होपिंग दैट यू अंडरस्टूड द पॉइंट कि किस तरीके से अपने को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के क्वेश्चन करने होते हैं, है ना। इससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, अब प्रैक्टिस से ही होगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इससे यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। अब हमें क्या करना है? यस देखिए यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जिसमें मल्टीपल 4-5 टाइप की रिएक्शन होती है जो अपने को आनी चाहिए एल्डिहाइड कीटोन की। जैसे पहला पार्ट होता है बच्चों साइनोहाइड्रिन रिएक्शन। साइनोहाइड्रिन के अंदर क्या होता है? साइनोहाइड्रिन बहुत बहुत सिंपल है। जैसे ये कीटोन हमारे सामने है और अगर मैंने यहाँ पे यूज़ किया HCN और साथ में यूज़ किया OH- तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास CN आ जाएगा और यहाँ पे O- होगा पर उसको फाइनली H मिल जाएगा। तो साइनोहाइड्रिन में एक ही कार्बन पे CN भी होता है, उसी कार्बन पे OH भी होता है। तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। बेस जो होता है बच्चों वो इसके H+ को निकालता है, जिससे हमें CN नेगेटिव मिल जाता है। अब ये CN नेगेटिव जो है इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ना कि नाइट्रोजन, और इससे ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये होता है साइनोहाइड्रिन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद अगर हम NaHSO3 की बात करें, तो अगर हमारे सामने NaHSO3 आता है तो क्या होता है? तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है HSO3- बच्चों, वो यहाँ पे रिएक्शन करता है और वो जब एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो यहाँ पे बन जाता है कुछ इस तरीके से OS डबल बॉन्ड OH, और यहाँ होता है O-। अब ये O- बच्चों यहाँ से H को कैप्चर कर लेता है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे H+ निकलेगा तो O पे नेगेटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो इस तरीके से ये जो NaHSO3 होता है इसको सोडियम बाइसल्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइसल्फाइड। और सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड्स में वेरी लो होती है, वेरी लो रिएक्टिविटी इन एल्डिहाइड, सॉरी कीटोन्स। सोच के देखिए क्यों, देख लो, कीटोन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव, कीटोन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स सोडियम बाइसल्फाइड, कीटोन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स NaHCO3। क्यों भाई? रीजन इज, एक तो कीटोन की रिएक्टिविटी वैसे भी लेस होती है, एक तो कीटोन की रिएक्टिविटी वैसे भी लेस होती है सॉरी यार, है ना, थोड़ा बोल बोल के थोड़ा सा हो जाता है कि मास्टरों को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, रीजन है कि HSO3- जो है ना, इट्स अ बल्की न्यूक्लियोफाइल, तो कीटोन की रिएक्टिविटी वैसे ही कम है। उसके अलावा जो ये बल्की न्यूक्लियोफाइल आएगा ये और आ गया भाई, लो मैं और एंजॉय करूंगा, तो दोनों के एंजॉयमेंट आपस में ठीक से हो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भी स्टेरिकली हिंडर्ड है और ये भी मोटू है, दोनों मोटू मोटू आपस में नहीं हो पाएगा काम ठीक से, तो रिएक्टिविटी विल बी लेस। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर एल्कोहल्स के साथ रिएक्शन होती है तो वहाँ पे एसिटल, हेमी कीटल, इस तरह की चीज़ें बनती है। क्या होता है भाई ये? तो देखो, एसिडिक मीडियम में एल्कोहल के साथ जब रिएक्शन होता है तो सबसे पहले बच्चों ये जो H+ है इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो पहले तो H+ O को मिल जाता है, क्योंकि O पे क्या होता है, पार्शियल माइनस होता है बहुत ज़्यादा। तो बिकॉज ऑफ हाई पोलैरिटी तो H+ और इसके बीच में अट्रैक्शन हुआ, ये प्रोटोनेशन हो गया। अगले स्टेप में जो एल्कोहल तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये रहा एल्कोहल इसी बात का वेट कर रहा था कि कब प्रोटोनेशन हो, कब यहाँ Del+ की वैल्यू पहले से अधिक हो। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है मिथेनॉल, ये मिथेनॉल यहाँ अटैक करता है। ये मिथेनॉल जब यहाँ पे अटैक करता है तो उससे क्या बनता है, उससे यहाँ पे आता है OH और यहाँ पे आता है OCH3। समझ रहे हो क्या? अब ये जो होता है ये फर्दर रिएक्शन करता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हेमी कीटल है, क्योंकि कीटोन से बना है तो इट इज़ अ हेमी, यानी हाफ ऑफ द कीटल। अब फर्दर रिएक्शन अगर हम करेंगे H+ एंड CH3OH के साथ बच्चों, तो फर्दर रिएक्शन होके यहाँ पे OCH3 तो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी OCH3 आ जाएगा। तो जो OH है ये हटके भी OCH3 आ जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं? सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे OCH3 जो दिखाई दे रहा है ये दोबारा से कैसे आ गया? सोच सकते हैं? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में एवरीवन। आई थिंक सोच सकते हो। यहाँ पे द रीजन इज ये जो H+ है ये OH को निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ H2O। H2O वहां से निकल जाएगा, जिससे फिर काम अपना हो जाएगा। यू गॉट द पॉइंट? तो इस तरीके से रिएक्शन करता है। तो कैसे ये बनता है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करें, हमारे सामने एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन होता है जो अपने को टिप्स पे होना चाहिए। अगर हमारे सामने इथाइलिन ग्लाइकोल है और उसके सामने कीटोन है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है बच्चों, इसमें साइक्लिक कीटल बन जाता है। साइक्लिक कैसे बनता है मैकेनिस्टिकली आपको सोचना है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। आप सिंपली यहाँ से 2H निकालिए, यहाँ से O निकालिए, और जो ये वैलेंसी फ्री हो रही है उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करिए विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये हमें आना चाहिए। दिस इज नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड कीटोन का प्रोटेक्शन इस तरीके से किया जाता है, बचाया जाता है उसको बहुत बार अननेसेसरी रिएजेंट से। तो अगर आप इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन करते हैं तो साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल बन जाता है, जिसको आप देख सकते हैं। ट्रिक मैंने बता दिया, डायरेक्टली H2O से कर सकते हो। मैकेनिज्म वैसे यही है जो आपको दिखाई दे रहा है, मैकेनिज्म इज एग्जैक्टली द सेम जो यहाँ पे है। अब बच्चों जिंदगी में चलते हैं आगे। रिएक्शन एक और बची है। एल्डिहाइड कीटोन्स का अगर अमोनिया से डेरिवेटिव से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? तो अगर एल्डिहाइड कीटोन का अमोनिया डेरिवेटिव से हमें रिएक्शन करना है तो यहाँ पे अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया क्या होता है भाई? अमोनिया होता है NH3। अब NH3 का एक हाइड्रोजन हटा के मान लो मैंने लगा डाला OH, तो ये बन गया NH2OH। अगर मान लो मैंने वो H हटा के लगा दिया NH2, तो ये बना NH2NH2। इस तरीके से अमोनिया के बहुत सारे डेरिवेटिव बन सकते हैं। दे कैन बी NH2OH, दे कैन बी NH2NH2, दे कैन बी एनीथिंग। यू गॉट इट बच्चों? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनको जनरल नाम दे दिया गया NH2Z। Z यहाँ वेरिएबल है, Z कुछ भी हो सकता है। Z कैन बी OH, Z कैन बी NH2, Z कैन बी कुछ भी। तो इनके रिएक्शंस में बहुत सिंपल होता है। जो रिएक्शन होती है बच्चों ये नॉर्मली माइल्ड एसिडिक मीडियम में होती है। pH की वैल्यू 4 to 6 होती है। और इस प्रोसेस में यहाँ से बच्चों क्या निकलता है? यहाँ से H2O निकलता है। क्या निकलता है? H2O निकलता है। और H2O निकालने के बाद यहाँ पे क्या बनता है? H2O निकलने के बाद यहाँ पे सिंपली C+NZ बन जाता है। अब ये जो चीज बनती है ना, इनको इन जनरल एक टर्म यूज करते हैं इमाइंस। तो जब C+N बनता है तो उसको इमाइन बोलते हैं। लेकिन Z चेंज हो के हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी जो अगली टेबल में अपने को समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं अगली टेबल। अगली टेबल में आपने देखा कि अगर यहाँ अमोनिया हुआ तो बच्चों यहाँ पे H आ जाएगा। तो Z अगर चेंज होगा, जैसे H आया, R आया, OH आया, NH2 आया, इस टेबल को आप देख सकते हैं और इस टेबल से सारा काम हो जाएगा। इस टेबल का अपने को देखना है। इस टेबल में जो वेरिएशन है, मतलब सिर्फ किस चीज़ का आ रहा है? Z का वेरिएशन आ रहा है। तो देखो Z के वेरिएशन से यहाँ R आ गया, यहाँ OH आ गया, यहाँ NH2 आ गया, यहाँ NH ये आ गया, यहाँ पे देखो ये बड़ा सा कंपाउंड आ गया, यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया। क्लियर है क्या सभी को? तो फंडा समझिए, फर्क सिर्फ और सिर्फ किसका है? Z का है। सारे क्वेश्चन सॉल्व है इसमें, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये जो भी नाम है, ये नाम अपने को पता होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर ना दिया जाए। क्वेश्चन में आपसे बोले हाइड्राजीन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोक्सिल अमीन से क्या करेगा, अगर हमारे सामने फिनाइल हाइड्राजीन है तो क्या होगा। तो ये नाम अपने को पता होने बहुत बहुत ज़रूरी है।
अगला एक रिएजेंट जो इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 2,4-DNP। 2,4-DNP जो दिया हुआ है वो बच्चों ये वाला है, दिस इज 2,4-DNP। 2,4-DNP का मतलब क्या है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ध्यान से देखो, NH के बाद ये रिंग पे अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो यहां से नंबरिंग आएगी ऐसी। तो सेकंड और फोर्थ कार्बन पे दोनों NO2 ग्रुप्स लगे हैं। तो 2,4-डाइनाइट्रो कहां से आया, क्या आपको समझ में आया? 2,4-डाइनाइट्रो और ये बेंजीन क्या हुआ? फिनाइल। तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल यहां पे हो जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन होती है ना, उसमें काफी लेंथी सा कंपाउंड फाइनली बनता है और इसमें ना कलर आता है। इसमें एल्डिहाइड कीटोन्स गिव कलर विद दिस, रेड, ऑरेंज या येलो कलर आता है, रॉय कलर का PPT बन जाता है। तो इसी को 2,4-DNP टेस्ट भी बोलते हैं। तो 2,4-DNP टेस्ट एक लिख लेना, थोड़ा सा शॉर्ट नोट बना के, 2,4-DNP टेस्ट लिख लेना। इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये एल्डिहाइड है या कीटोन है ये कंफर्म कर देता है। एल्डिहाइड कीटोन्स को बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड्स भी बोला जाता है, दे आर आल्सो नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो यहां पे आप लिख लीजिएगा जो मैंने आपको सभी को बताया, रॉय PPT इज फॉर्म्ड, ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, इनमें से कोई भी कलर हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ जी बच्चों, अब अगली कुछ रिएक्शंस और देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की। लेट्स सी मोर रिएक्शंस। यहाँ पे देखिए, अगर मुझे यहाँ से इसको OH में कन्वर्ट करना है, ये जो कीटोन आपको दिखाई दे रहा है, तो नेचुरली अगर इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन के लिए यहाँ पे NaBH4 यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज कर सकते हैं। अगर मुझे ये C डबल बॉन्ड पूरा ही हटाना है, तो इसको पूरा रिड्यूस करना है, तो उसके लिए बच्चों दो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। एक है हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर क्या होता है? क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर ZnHg एमेल्गम लेते हैं, Zn और Hg का एमेल्गम होता है, साथ में एसिडिक मीडियम लिया जाता है। यहीं पे इसी का दूसरा मेथड होता है बेसिक मीडियम में, जिसमें हाइड्राजीन लेते हैं, NH2 लेते हैं, साथ में मीडियम जो होता है बच्चों बेसिक मीडियम होता है, NH2 और बेसिक मीडियम, और उसके अलावा सॉल्वेंट लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। तो नॉर्मल रिएक्शन हाइड्राजीन से आपको करना आता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था, उसी का ये एक्सटेंडेड वेरिएशन है, एक्सटेंडेड वर्जन है बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये क्लेमेंसन है, दोनों से यही बनता है। नीचे वाली जो रिएक्शन है बच्चों इससे बनता है, क्या बनता है इससे? इससे हमारा बनता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन, इसको बोलते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो दिस इज क्लेमेंसन एंड दिस इज WKR, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। WKR मतलब वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अगर मुझे यहाँ पे सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो नॉर्मली कीटोन ऑक्सीडाइज होता नहीं है। नॉर्मल कंडीशंस में लिख लीजिएगा, कीटोन कैन नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। नॉर्मल कंडीशंस में कीटोन ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है? तो इसमें बहुत हाई टेम्परेचर पे KMnO4 के साथ बच्चों जब रिएक्शन होती है, तो उस हाई टेम्परेचर पे ही ये ब्रेक डाउन होता है, जिसमें तरीका ऐसा होता है कि पहले इसका स्टेबल इनॉल फॉर्म बना लो। क्या बना लो? स्टेबल इनॉल फॉर्म बना लो, और फिर जो एल्कीन के साथ KMnO4 का रिएक्शन होता है वो कर लीजिए। आप सभी जानते हो इनॉल परसेंटेज एक मोनोकीटो कंपाउंड में बहुत ही कम होता है, इसीलिए टेम्परेचर मस्ट बी वेरी हाई ताकि इसमें ईल्ड अच्छी आए। तो बात समझ में आई? तो व्हाट इज द मेथडोलॉजी? फॉर्म द स्टेबल इनॉल, और उसके बाद जो KMnO4 का रिएक्शन एल्कीन के साथ होता है वैसा करिए हॉट KMnO4 के साथ, जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की तरह काम करता है। यहीं पे अगर हमें बनाना है आयोडोफॉर्म, मान लीजिए CHI3 बनाना है, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हेलोफॉर्म रिएक्शन में ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है हमें कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड होना चाहिए, यानी ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए जिसमें हमारे पास ये R तो कुछ भी हो सकता है, या हाइड्रोजन हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजीन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये COCH3 ज़रूर होना चाहिए। अब इसमें अगर हम यूज़ करते हैं 3 यूनिट्स ऑफ हेलोजन प्लस 4 यूनिट्स ऑफ एल्कली, ये X2 प्लस एल्कली एक और जगह यूज होता है, बताइए सभी कमेंट सेक्शन में कहाँ यूज होता है बच्चों? हेलोजन प्लस एल्कली और कहाँ यूज होता है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो X2 प्लस NaOH अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ पे हमारे सामने NaOX भी दिया सकता है, हाइपोहेलाइड आयन। तो इसमें क्या करोगे, इसका ट्रिक बता देता हूँ डायरेक्टली। ये CH3 जो दिखाई दे रहा है, इसको कन्वर्ट कर दोगे CHX3 में, कन्वर्ट CH3 टू CHX3, और जो ये C डबल बॉन्ड O है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा ONA। क्या आ जाएगा? ONA। तो आपने देखा एसिड का सॉल्ट बनता है, प्लस यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है, तो इसको हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। इट इज अ टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन, लिख लीजिएगा, इट इज अ टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन। ये मिथाइल कीटोन का टेस्ट है,
और ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है बच्चों, ये वो एल्कोहल्स भी दे सकते हैं, इस तरह के एल्कोहल्स भी इस टेस्ट को दे सकते हैं, क्योंकि इन एल्कोहल्स में यहाँ पे रेशियो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 4:5, जो 3:4 दिख रहा है यही रेशियो 4:5 हो जाएगा। एंड देन दीज एल्कोहल्स जो बिल्कुल सिमिलर है इन जैसे ही, ध्यान से देखिए, इनमें होता है बस CH3CHOH, तो जिनमें CH3CHOH होगा, दोज एल्कोहल्स विल बी एबल टू गिव दिस टेस्ट पॉजिटिवली। कॉमनली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी भी जगह हेलोफॉर्म रिएक्शन कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने अमाइड आ गया, सोच रहे हैं वहां पे भी तो CH3CO, अरे ठुल्लू नंबर 1, ये COCH3 किसका होना चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोन का होना चाहिए, नहीं कहीं पे भी हमने कुछ भी कर डाला। तो इस बात का ख्याल जरूर रखना बच्चों। बात समझ में आएगी सभी को? तो ये फंडा होता है। अब अगर मान लीजिए हमें एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करना है, एल्डिहाइड कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए 2 टेस्ट होते हैं। ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है वैसे तो POC दैट इज प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग से डिटेल में बताए जाते हैं, लेकिन अभी साथ साथ है NCERT में दिया है तो बता देता हूँ। अगर आपको एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है, ध्यान से देखिए, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है RCO- में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों केसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये जो ऑक्सीडेशन है इसके लिए 2 रिएजेंट यूज किए जा सकते हैं। पहले केस में टॉलरेंस रिएजेंट को यूज किया जा सकता है, टॉलरेंस रिएजेंट, और दूसरे केस में फेलिंग सॉल्यूशन का यूज किया जा सकता है, फेलिंग सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। टॉलरेंस रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन होती है तो एल्डिहाइड का होता है, कीटोन का नहीं होता है। सिमिलरली फेलिंग्स भी एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। तो लिख लो, these two tests are used to distinguish एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए इनका यूज किया जाता है। एल्डिहाइड अब क्या करता है, पहले प्रोसेस में टॉलरेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में सिल्वर मिरर फॉर्म होता है, यानी सिल्वर मिरर जो है, सिल्वर कलर का जो एक पीपीटी है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसको सिल्वर मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि सिल्वर में अपनी इमेज भी दिखाई देगी ना अपने को, तो वो सिल्वर मिरर फॉर्मेशन होता है। तो टॉलरेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। फेलिंग्स टेस्ट में Cu2O का रेडिश ब्राउन पीपीटी आता है, लिख लेना फेलिंग सॉल्यूशन में, रेडिश ब्राउन पीपीटी इज फॉर्म्ड, रेडिश ब्राउन पीपीटी इज फॉर्म्ड। ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है बच्चों, टॉलरेंस रिएजेंट जो होता है ये होता है अमोनियकल AgNO3, लिख लेना इसका नाम, इट इज अमोनियकल AgNO3। अमोनियकल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस एक्वस अमोनिया आपस में कंबाइन करेंगे और इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। तो टॉलरेंस के अंदर क्या होता है, टॉलरेंस के अंदर AgNO3 होता है प्लस अमोनिया एक्वस फॉर्म में होता है, ये आपस में कंबाइन करते हैं एंड दे कंबाइन टू गिव दिस समथिंग लाइक दिस AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव। बात समझ में आई क्या? अब यहाँ पे अगर फेलिंग सॉल्यूशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो फेलिंग सॉल्यूशन में इसके 2 पार्ट होते हैं, एक A पार्ट होता है, एक B होता है, दोनों को मिक्स किया जाता है। A पार्ट के अंदर ब्लू विट्रियोल होता है, ब्लू विट्रियोल सभी जानते हैं क्या, कॉपर सल्फेट .5H2O होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, तो B जो होता है ये रोशलेज सॉल्ट होता है। रोशलेज सॉल्ट जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो इसको मैं बता देता हूँ कैसा होता है, ये टार्ट्रिक एसिड जो होता है उसी का, मतलब टार्ट्रिक एसिड का सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट होता है। आप इसको गूगल सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड जो है उसी का ही एक फॉर्म होता है, मतलब उसी के सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट होता है। तो ये नाम हमें पता होने बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ सकता है। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते। अब एल्डिहाइड कीटोन की बहुत ही जानदार इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। ये जो एल्डोल रिएक्शन है ये क्या करती है, क्या होता है, आइए बच्चों हम एल्डोल के बारे में देखते हैं कि एल्डोल का गेम है क्या। तो बच्चों देखो, एल्डोल में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हमारे पास है ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके अंदर अल्फा एच एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो एल्डोल तभी पॉसिबल है जहाँ पे एटलीस्ट 1 अल्फा एच हो, कम से कम 1 अल्फा एच पॉसिबल होना चाहिए। बिना अल्फा एच के एल्डोल नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, इसके 2 यूनिट आपस में कंबाइन करेंगे इन द बेसिक मीडियम। ये 2 यूनिट कंबाइन करके बच्चों क्या बनेगा, ये 2 यूनिट कंबाइन करके यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये कैसे बना। जो भी बना, ये जो बनता है ये होता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। आइए देखते हैं कैसे बनता है। वी शुड नो दैट हाउ एक्चुअली इट इज फॉर्म्ड, किस तरीके से ये बनता है। तो देखिए इसमें फंडा ऐसा होता है कि जो OH माइनस आपको दिखाई दे रहा है, वन ऑफ द यूनिट, किसी एक यूनिट से वो अल्फा एच को निकाल देता है, क्योंकि एज अ बेस काम करता है तो अल्फा पोजीशन से एच को निकाल देता है।
तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। जो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इट विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो जिंदगी में सारा गेम जैसे कि प्लस माइनस का होता है, यहाँ पे भी प्लस माइनस का होता है। तो ये जो माइनस और प्लस एन के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। इससे आपका ये नया बॉन्ड बनेगा। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये अल्फा और बीटा के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा, हेंस इट इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब इसी में अगर तापमान वृद्धि कर दी जाए, टेम्परेचर हाई हो, तो यही जो अल्फा बीटा पोजीशन है, यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, H2O निकल के अल्फा बीटा पोजीशन पे बच्चों क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा। यानी इसमें फोकस करिए कि कौन से बॉन्ड पे, फोकस करिए अल्फा बीटा बॉन्ड पे। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। कोई भी रिएक्शन आप कर सकते हो एल्डिहाइड कीटोन का इस तरीके से। अल्फा H होना बहुत बहुत जरूरी है बच्चों, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिवर्स जाना, अगर मान लीजिए रिवर्स क्वेश्चन है, कई बार आपको ये ना देके ये दे देता है, पूछता है पहले कौन सा रहा होगा, तो रिवर्स जाने का ट्रिक भी हमें पता होना चाहिए। रिवर्स जाने के लिए हम अल्फा बीटा बॉन्ड को तोड़ेंगे, अल्फा बीटा बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बीटा पोजीशन पे क्या लगा डालोगे, डबल बॉन्ड हो। तो रिवर्स में जाने के लिए क्या करना होता है, रिवर्स में जाने के लिए अल्फा बीटा लिख लेना, फॉर द रिवर्स रिएक्शन ब्रेक द अल्फा बीटा बॉन्ड एंड बीटा जगह पे डबल बॉन्ड लगाइए, बीटा पे सीधा कार्बोनिल लगाइए, काम हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप इससे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने कुछ ऐसा है, ये दिया हुआ है और पूछा है कि बताओ भाई इसका जो प्रोडक्ट, जो एल्डोल कंडेंसेशन हुआ, उसमें पहले कौन रिएक्टेंट थे। तो आपको क्या ढूंढना है, आपको तलाशना है कि अरे भाई यहाँ पे अल्फा बीटा पोजीशन कौन सी है, ये है अल्फा बीटा पोजीशन। तो अल्फा बीटा पोजीशन पे क्या होगा, यस, बात समझ में आई क्या। अल्फा बीटा पोजीशन को ऐसे ब्रेक करोगे और ब्रेक करके बीटा पोजीशन पे क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड हो। अल्फा पोजीशन को कुछ नहीं कहोगे, बीटा पोजीशन पे लगा डालोगे डबल बॉन्ड हो एंड काम हो जाएगा, बात बन जाएगी। रिवर्स में जाओगे सारा काम हो जाएगा। यहीं पे बच्चों हो सकता है कि दोनों रिएक्टेंट्स अलग अलग हों। जैसे जब दोनों रिएक्टेंट सेम होते हैं, इस तरह के एल्डोल रिएक्शन को बोलते हैं सेल्फ एल्डोल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सेल्फ एल्डोल, लिख लेना। व्हेन बोथ द रिएक्टेंट्स आर सेम इट इज नोन एज सेल्फ एल्डोल। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें अलग अलग यूनिट हो, जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक तो है एसीटोन और एक हमारे पास है बेंजल्डिहाइड, तब क्या होगा भाई। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है सबसे पहले कि भाई रिएक्टिविटी किस पे ज़्यादा है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत सारी होगी, लेकिन रिएक्टिविटी एल्डिहाइड्स की ज़्यादा होती है, यानी एल्डिहाइड्स पे अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, तो अटैक ऑन एल्डिहाइड, न्यूक्लियोफिलिक अटैक एल्डिहाइड पे होने के चांस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस बात को लिख लीजिएगा कि इन केस डिफरेंट कंपाउंड्स आर पॉसिबल, अगर डिफरेंट कंपाउंड है तो इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल, इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। ठीक है, इट इज नोन एज क्रॉस एल्डोल। और क्रॉस एल्डोल में अगर हम बात करें बच्चों तो इस तरीके से ये आपस में, तो इसमें लिख लेना इन द क्रॉस एल्डोल न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन एल्डिहाइड प्रोड्यूसेस मेजर प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन एल्डिहाइड प्रोड्यूसेस मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को। अब यहाँ पे, यहाँ से H निकालोगे, इस पे अटैक करोगे और प्रोडक्ट को बना लोगे। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से करना है अपने को। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों में अल्फा H होता, इधर भी होता इधर भी होता, तो फिर मल्टीपल पॉसिबिलिटी बन जाएंगी बहुत सारे। जैसे मान लो हमारे सामने आ जाए कुछ ऐसा, इधर है एल्डिहाइड और इधर है एसीटोन, बल्कि एसीटोन भी नहीं, ऐसा कुछ है। अब यहाँ मल्टीपल पॉसिबिलिटी है बच्चों, क्योंकि अल्फा H यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। एक बार यहाँ से अल्फा H निकालोगे तो वहाँ अटैक करोगे, एक बार यहाँ से अल्फा H निकालोगे तो वहाँ अटैक करोगे, एक बार यहाँ से निकालोगे तो वहाँ अटैक करोगे। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज वुड बी देयर। तो जितने प्रकार के अल्फा H होंगे उतने ही प्रकार के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उतने टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं। अब चलते हैं जिंदगी में थोड़ा सा आगे। देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी जो हमें पता होना चाहिए, वो है अगर इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल हो। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे विद इन द मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन दोनों प्रेजेंट हैं, अल्फा H भी प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं अल्फा H यहाँ बहुत सारे प्रेजेंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अब इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसमें डाई कार्बोनिल कंपाउंड विद इन द मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इसको बच्चों बोला जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। तो व्हाट विल हैपन इज, यहाँ पे पहली चीज तो अगर एक एल्डिहाइड एक कीटोन है तो अटैक कहाँ होगा, अटैक होगा एल्डिहाइड पे। ये बात तो क्लियर हो गई।
यानी अल्फा एच कहाँ से निकलेगा, अल्फा एच या तो यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा। अगर यहाँ से अल्फा एच निकाल के मैंने अटैक किया बच्चों, तो रिंग का साइज देखो, रिंग बन जाएगी, रिंग का साइज बनेगा 4, 1 2 3 4, बहुत ही छोटी रिंग है यार, स्ट्रेन बहुत हाई होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से अटैक करूंगा बच्चों, तो रिंग का साइज क्या बनेगा, 6 बनेगा, एंड दैट इज फेवरेबल। तो इसलिए यहाँ से अटैक होना विल बी फेवरेबल, यहाँ से अटैक होना फेवरेबल नहीं होगा। तो यहाँ से अल्फा एच निकालो, उस पर अटैक करो, एंड अगर टेम्परेचर हाई है तो सीधा वहाँ पाई बॉन्ड भी बन जाएगा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो ये पाई बॉन्ड कौन सी पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो अल्फा बीटा पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर में वी हैव टू बी केयरफुल। रिंग साइज प्रेफरेबली सबसे अच्छा रिंग साइज 6 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 4 होता है और फिर 3 होता है। तो 5 और 7 में कौन जीत रहा है, 5 जीत रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिए, इंट्रामॉलिक्यूलर में रिंग का साइज इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा अटैक मैंने पहले भी बता दिया था, एल्डिहाइड पे होना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। एल्डोल रिएक्शन में और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। एल्डोल रिएक्शन में मतलब लाइक प्राइमरीली ये 3 पार्ट होते हैं, और इसके अंदर हमारे सामने नॉर्मली डाइल्यूट बेस लिया जाता है, जैसे कि NaOH, KOH, या हम बेरियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है, कभी कभी एक्वस K2CO3 भी दिया जाता है। एक्वस K2CO3 जो होता है वो भी KOH में कन्वर्ट हो जाता है, सो हेंस दैट इज ऑल्सो बेसिक। एल्डोल के अलावा बच्चों सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच कम्स इज केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन जो होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, उससे सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अल्फा एच एब्सेंट है। लिख लो, लिख लेना, अल्फा एच आर एब्सेंट। यहाँ अल्फा एच नहीं है। यहाँ क्या है, सब कुछ सिमिलर है, यहाँ पे भी कीटोन एल्डिहाइड आपको दिखाई दे रहा है, बेस दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कौन नहीं है, हमारे पास यहाँ अल्फा एच नहीं है। अब इसके अंदर सीधा ट्रिक बता रहा हूँ, इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर भी 2 यूनिट कंबाइन करते हैं, और वन ऑफ द यूनिट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड और दूसरा यूनिट हो जाता है रिड्यूस। तो एक को बना दो एल्कोहल, एक यूनिट को बना दो एल्कोहल और एक को बना दो एसिड का सॉल्ट, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो एसिड तो स्टेबल बनेगा नहीं, तो एसिड जो बनाओगे उसको उसका H+ निकाल के K लगा दोगे, पोटेशियम लगा दोगे। अगर NaOH होगा तो Na लगा दोगे, तो इससे कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन कंपाउंड्स इस तरह के रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड हो गया, जैसे कि हमारे सामने ट्राईमिथाइल एसिटल्डिहाइड हो गया, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो केनिजारो रिएक्शन को देते हैं। और केनिजारो रिएक्शन बच्चों एक रिडॉक्स रिएक्शन है। आप देख रहे हो इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस बात को लिख लीजिएगा, 1 ऑक्सीडेशन एंड 1 रिडक्शन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। लिख लीजिए, 1 ऑक्सीडेशन एंड 1 रिडक्शन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनेगा और एक इसके अंदर रिडक्शन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब यहीं पे मान लीजिए अलग अलग प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। मान लीजिए हमारे सामने एक तो है भैया रिएक्टेंट्स अलग अलग आ रहे हैं, एक मान लीजिए है मोटू और एक है छोटू। अरे एक मोटू एक छोटू है, तो आप खुद ही सोचिए, मोटू को जिंदगी में क्या होना चाहिए, अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए मोटू को। तो मोटू को वेट रिड्यूस करना चाहिए, तो इसका मतलब जो बड़ा मॉलिक्यूल है, बिगर मॉलिक्यूल विल गेट रिड्यूस्ड। तो अगर दोनों अलग अलग हैं तो लिख लीजिए, द बिगर वन विल गेट रिड्यूस्ड एंड द स्मॉलर वन विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। लिख लेना। तो अगर सेल्फ केनिजारो की बजाय क्रॉस केनिजारो, तो क्रॉस केनिजारो में द बिगर वन विल गेट रिड्यूस्ड एंड द छोटा वन विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। अगली पॉसिबिलिटी बच्चों इसके अंदर ये रहती है कि मान लीजिए एक ही मॉलिक्यूल है इस तरह का, और यहां पे हमारे सामने कुछ ऐसा है। अब हम क्या करेंगे, व्हाट विल हैपन। तो अगर इस तरह का कंपाउंड है जिसमें विद इन द मॉलिक्यूल ही अल्फा एच अवेलेबल नहीं है और रिएक्शन करना है, तो अगेन वही सेम फंडा होगा, जो छोटू है वो ऑक्सीडाइज होगा और मोटू जो है वो रिड्यूस होगा। ये मोटू ध्यान से देखिए बड़ा मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा COOK और यहाँ पे आ जाएगा OHPH। ये बात क्लियर है क्या सभी को। तो यहाँ पे अगर इंट्रामॉलिक्यूलर केनिजारो करना है बच्चों तो भी ऐसा ही होने वाला है, छोटू ऑक्सीडाइज होगा और बड़ा जो है मोटू जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। चलो बच्चों, नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट थिंग। अब हम बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। तो आप में जो बच्चे अभी तक आराम से शांति से देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, थम्स अप फॉर यू एज वेल। तो खुद के लिए लाइक करिए सभी के सभी फुल जोश में एंड कमेंट करते रहिए। यस, तो जो अब तक जिंदा है, जिनमें अब तक जोश है, तो वो अब तक ठीक है। तो बहुत मजा आया, बहुत सारी रिएक्शंस हम लोगों ने करी है। यहाँ पे अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है। इसके अंदर ना पहले तो एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमें जाननी चाहिए।
यहाँ पे क्या बात होती है, अभी तक अल्कोहल से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसी का आया नहीं था, पर भाई यहाँ पे जो एसिड है इनने थोड़ा सा कमाल किया है। किस तरह का कमाल किया ये देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देखिए सभी के सभी, यहाँ पे क्या होता है, वेपर और अप्रोटिक सॉल्वेंट में, वेपर फेज में और अप्रोटिक सॉल्वेंट में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। डाइमर का मतलब 2 यूनिट आपस में ऐसे जुड़ी होती है, एच बॉन्डिंग होती है, O पे डेल माइनस, H पे डेल प्लस। सिमिलरली यहाँ पे O पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। इस तरह का डाइमर फॉर्म होता है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चों वो अल्कोहल से भी ज्यादा होता है, बिकॉज दे एग्जिस्ट एट डाइमर की तरह बिहेव करते हैं। डाइमर होते हैं इन वेपर फेज एंड अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और पानी में भी अच्छी सॉल्युबिलिटी है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग। उसमें नेचुरली सॉल्युबिलिटी में सबसे बड़ा फैक्टर ये रहता है कि भाई जितना चेन लंबी होती जाएगी हाइड्रोफोबिक पार्ट उतना बढ़ता जाएगा, जितनी चेन लंबी होती जाएगी हाइड्रोफोबिक पार्ट उतना बढ़ता जाएगा और सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। इस तरीके से ये करना होता है। आइए अब हम प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। अब इसमें भी 2 ही चीजें हैं, प्रिपरेशन एंड रिएक्शन। प्रिपरेशन, अगर हमें बेंजोइक एसिड बनाना है, बेंजीन पे COH लगाना है, तो यहाँ पे मल्टीपल मैथड्स हैं बच्चों। टॉल्यूइन से इसको बना सकते हैं। टॉल्यूइन से इसको अगर हमें बनाना है, COOH को बनाना है, तो व्हाट विल वी डू, क्या करेंगे भाई? इसके लिए हम KMnO4H+ का यूज कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4H+ यूज करो, हाई टेम्परेचर, इससे हो जाएगा। K2Cr2 7 से भी हो जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि अगर यहाँ मिथाइल की बजाय इथाइल भी होता तो भी काम चल जाता, आइसोप्रोपाइल होता तो भी चल जाता, तब भी ये पूरा पोर्शन कन्वर्ट हो जाता। लेकिन टर्शरी ब्यूटाइल में ये नहीं होगा, यानी 3 डिग्री में काम नहीं चलेगा, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्काइल में हो जाएगा। तो अगर बेंजीन के ऊपर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल या आइसोब्यूटाइल, आइसो सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 डिग्री तक की चीजें होंगी तो वो सारी की सारी साइड चेन ऑक्सीडाइज होके COOH में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर वहीं पे टर्शरी ग्रुप आ गया तो रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। तो लिख लेना, फॉर टर्शरी साइड चेन्स ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। अब साइनाइड को अगर COOH में कन्वर्ट करना है बच्चों तो उसके लिए इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनता है, COOH बनता है। इसका शॉर्ट ट्रिक ये भी होता है कि जितने CN बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करके उतने नंबर ऑफ OH लगा डालो, जितने CN बॉन्ड्स हैं उनको हटा के उतने ही OH लगा डालो, तो 3 OH आएंगे तो उससे बनेगा COOH। इवेंचुअली 3 OH में H2O निकलने के बाद वही बनेगा। अगर अल्कोहल से ये बनाना है तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा भाई, काफी पावरफुल, तो जिसमें हम H2CrO4 यूज कर सकते हैं, है ना, जोन्स रिएजेंट। और यहाँ पे इसके अलावा KMnO4 वगैरह भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें अमाइड से बनाना है, NH2 हटा के OH लगाना है, तो ये भी हाइड्रोलिसिस से हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो हैपन वाया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से बात बन जाएगी बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें PHMgBr, ग्रिग्नार्ड से अगर बनाना है तो ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन अगर हम CO2 से करते बच्चों तो भी काम हो जाता है। तो PH- यहाँ CO2 पे अटैक करेगा एंड बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो PHMgBr जो है वो भी CO2 के साथ रिएक्शन कर सकता है। एसिड क्लोराइड के साथ करना है तो भी हम बच्चों यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये कार्बन Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा, फाइनली OH आ जाएगा। तो प्राइमरीली आपने देखा या तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है या हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन या हाइड्रोलिसिस से यू विल बी गेटिंग बेंजोइक एसिड, आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। तो ये प्रिपरेशन का रहता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी बता दिया हूं। यस, अब बच्चों अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है यहां पे कुछ इसकी रिएक्शंस। आइए देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ रिएक्शंस। अगर हमें यहां पे क्या करना है, यहां पे सीधा CH4 लगाना है, वी हैव टू पुट CH4। ये CO2 हटाना है तो हटाने के लिए हम यूज करते हैं बच्चों सोडा लाइम का, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रेशियो होता है 3:1। लिख लेना, NaOH प्लस CO, इसको बोलते हैं सोडा लाइम मिक्सचर। सोडा मतलब कॉस्टिक सोडा, ये दारू वाला सोडा नहीं है, ठीक है। NaOH कॉस्टिक सोडा है प्लस क्विक लाइम CaO, 3:1 रेशियो में होता है। यहाँ पे अगर मुझे इसकी अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगाना है तो इसके लिए यूज किया जाता है जो रिएक्शन है, बड़ा फेमस रिएक्शन है बच्चों, इसका नाम होता है HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। और इसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है, रेड फॉस्फोरस प्लस हेलोजन। हेलोजन में यहाँ Cl या Br ले सकते हो, और इसके साथ फिर पानी का भी उपयोग किया जाता है। तो ये रिएक्शन होती है हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की। अगर मुझे एनहाइड्राइड बनाना है
तो इसके 2 यूनिट आपस में कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि P2O5, जिसमें क्या होता है बच्चों, ये जो 2 एसिड के मॉलिक्यूल है ना, ये आपस में कंबाइन करेंगे, H2O निकलने के बाद ये बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब उसके बाद अगर मुझे Cl हटा के OH लगाना है, ये Cl हटाया OH लगाया, तो वो तो सिंपल हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रोलिसिस कर लो, काम हो जाएगा। अगर मुझे एस्टर बनाना है तो मुझे चाहिए सामने अल्कोहल। अल्कोहल अगर मैं लेता हूं तो अल्कोहल यहाँ पे मैकेनिज्म करता है, रिएक्शन करता है, एक माइल्ड एसिड भी चाहिए होता है इसमें, H+ भी चाहिए होता है थोड़ा सा, जिससे यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है। तो अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं, जिसमें एसिड का OH निकलता है और अल्कोहल का H निकल जाता है और बड़ा मजा आता है। अमाइड की अगर हम बात करें तो अमाइड में यहाँ NH2 हट के OH लगाना है, तो वही हाइड्रोलिसिस, सॉरी इससे अगर आपको NH2 लगाना है, इससे अगर आपको NH2 लगाना है तो बच्चों इसमें अमोनिया का यूज होगा। अमोनिया विद हाई टेम्परेचर यहाँ अटैक करेगा और उससे ये मिल जाएगा आपको। अगर आपको इसमें अल्कोहल बनाना है तो बताओ कौन सा रिएजेंट यूज करोगे, कमेंट सेक्शन में बताओ सभी के सभी। यस, अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है बच्चों तो आपको यूज करना पड़ेगा LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 भी इसको बोलते हैं। बहुत ही पावरफुल एजेंट होता है ये, बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अब देख सकते हो ये रिएक्शन सारी की सारी, ऑल द रिएक्शंस एक साथ इस तरीके से ओवरऑल पूरा क्लैरिटी मिल जाती है कि किस किस तरह की रिएक्शन कर सकता है। या तो एनहाइड्राइड बना सकता है, या एस्टर बना सकता है, या आप यहाँ पे अगर Cl लगाना है, ये यहाँ पे अपन थोड़ा सा रिवर्स कर दिया अपन ने इससे ये कर दिया। Cl लगाना है तो आप PCl5 का यूज़ कर सकते हो, PCl3 का यूज़ कर सकते हो, SOCl2 का यूज़ कर सकते हो, ये सब यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद एक और रिएक्शन हमें आनी चाहिए, ये हमारी आज की आखिरी रिएक्शन है बच्चों। इसमें अगर हम अमोनिया यूज़ करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे विदाउट हीटिंग तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होता है, CO- NH4+ बनता है। यहाँ पे भी वही होता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है, CO- NH4+ बनता है। अब यहाँ पे अगर हम इसके बाद बात करें बच्चों तो हाई टेम्परेचर पे फाइनली यहाँ पे CONH2 आ जाता है। लेकिन अगर फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ये इंपॉर्टेंट NCERT में दिया हुआ है, तब यहाँ हमारे पास थैलिमाइड बन जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, JEE एडवांस में भी इसका यूज आ चुका है। तो अगर आपको थैलिक एसिड से, ये है थैलिक एसिड, इसका नाम लिख लीजिएगा थैलिक एसिड, उससे अगर थैलिमाइड बनाना है तो सिंपली अमोनिया से हीट करने से काम नहीं चलेगा। अमोनिया के साथ जब स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तब जाके फाइनली बच्चों आपको ये मिलने वाला है। यू गॉट द पॉइंट। तो बच्चों एक बार मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है इसमें हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन, साइनोहाइड्रिन हाइड्रोलिसिस, ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। अगर आप चेक करोगे ओवरऑल तो वही फॉर्म हो रहा है। इसके अलावा भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास एसिड, एसिटल, कीटल बेसिक मीडियम में स्टेबल है नहीं है, वो सब क्वेश्चन आ रखे हैं। उसके अलावा क्लेमेंसन रिडक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, रेमर-टिमन रिएक्शन, ये सब के रिएजेंट पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं SOCl2, RNH2, LaH, वही सेम रिएजेंट, यानी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है जिसकी हेल्प से आप इसको कर सकते हो। इट्स अबाउट मोर प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस पूरी करनी होती है, उसी से ही क्वेश्चंस हो पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे ऐसे। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो भाई आज के इस सेशन में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने कुछ कॉमन नेम्स देखे और कुछ IPC नेम देखे। इसके बाद बच्चों हमने क्या देखा, यहाँ पे भी कुछ खास नेम देखे। फिर हमने प्रिपरेशन देखा, एल्डिहाइड और कीटोन का किस किस तरीके से किया जा सकता है। फिर हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। फिर हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखा और उसका रेट कैसे कंपेयर किया जाता है। फिर यहाँ साइनोहाइड्रेशन फॉर्मेशन, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन में क्या होता है। अच्छा, सोडियम बाइसल्फाइड में जो प्रोडक्ट बनता है ना वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, लिख लेना सोडियम बाइसल्फाइड में। फिर हमने देखा अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करके हेमी एसिटल एसिटल बनता है। फिर अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं, ये हमने देखा, इसका मेथड देखा। 2,4-DNP टेस्ट देखा। फिर हमने वुल्फ किश्नर, क्लेमेंसन, बहुत सारी रिएक्शंस देखी। उसके अलावा हमने ये टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट हो गया, हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें देखी।
फिर हमने एल्डोल के टाइप्स देखे, फिर हमने किनिजारो के टाइप्स देखे, शॉर्ट ट्रिक जाना, फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी देखा, फिर इसका प्रिपरेशन देखा और फिर इसकी रिएक्शंस देखी, है ना। बाकी आपने जैसे देखा एसिड के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है। एसिड के अंदर तो सिर्फ हाइड्रोलिसिस और लिमिटेड रिएक्शंस ही हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव तो बहुत बड़ा पार्ट है नहीं। द मेजर पार्ट इज एल्डिहाइड कीटोन। हाँ, क्वेश्चन आने को आ तो किसी से भी सकता है, सारे पार्ट से आ सकता है। तो इसके साथ साथ बच्चों एनसीईआरटी कर लेना, जो क्वेश्चंस हैं वो ढंग से सॉल्व करना, क्योंकि देखो मल्टीपल रिएजेंट याद तभी ही होंगे, मल्टीपल रिएजेंट तभी याद होंगे जब क्या होगा, जब प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के बिना काम किसी भी तरीके से नहीं चलने वाला। ओके बच्चों, सो होपिंग दैट ये पर्टिकुलर सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, लाइक करके जरूर बताइए। होपिंग दैट दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, कीप प्रिपेयरिंग वेल।